नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ई वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में आपकी जो एसएससी जीडी 2024 के लिए जो आपकी इवनिंग में क्लास होती थी जीके जीएस की, उस क्लास को आज ऑफलाइन आपकी क्लास होगी। सेट नंबर आपका 2 है, इनमें हम आपकी लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। आपके यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, आपके अदर स्टेट का एग्जाम उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। सभी चैनल पर जुड़ जाएं, जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना। देखिए, क्वेश्चन आपके जीके के क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन याद रखना है। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, साथ में उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बात करते चलेंगे। याद रखना, इंपॉर्टेंट जो भी आपके फैक्ट होंगे उनके बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते चलेंगे, साथ ही याद रखना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आंसर आप सभी को करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? यह क्वेश्चन है, महामल्ल की उपाधि आपका बताइए। आंसर क्या, महामल्ल की उपाधि किसने धारण की थी? तो याद देंगे, ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा बी, नरसिंह वर्मन ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन का। सभी को याद रखना है। देखिए, नरसिंह वर्मन है, आपको इनके बारे में याद रखना है। नरसिंह वर्मन ये पल्लव वंश के शासक हैं। आपको याद रखना है, इनका ये किस वंश के शासक हैं, आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो पल्लव वंश के शासक हैं। याद रखें, पल्लव वंश के शासक हैं। इन्होंने एक और उपाधि धारण की थी, इनका सेकंड उपाधि, उसका नाम भी आपको याद रखना है, वात पिकोड़ा की उपाधि। याद रखेंगे, वात पिकोड़ा। वात पिकोड़ आपको यानी कि वात पिकोड़ आपको लिखा जाए तो यह भी आपकी नरसिंह वर्मन से संबंधित उपाधि है। वात पिकोड़ उपाधि याद रखना है, ये भी आप सभी याद रखेंगे। अब देखिए, जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, पल्लव वंश के संस्थापक। अब हम देखिए बात कर रहे हैं पल्लव वंश के संस्थापक की। संस्थापक कौन है बताइए? पल्लव वंश के संस्थापक क्या हो जाएंगे आपका? सिंह विष्णु याद रखना है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु याद रखेंगे। सभी पेन कॉपी लेकर नोट डाउन कर लेना, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे आप बात करें इसकी राजधानी। पल्लव वंश की राजधानी बताइए कि राजधानी कौन सी है? पल्लव वंश की राजधानी कौन सी है? कांचीपुरम याद रखना है। आंसर हो जाएगा आपका कांचीपुरम। सभी को याद रखना है, कांचीपुरम आपका हो जाएगा। जो आपके पल्लव वंश के शासक हैं वे आपके किस धर्म के अनुयायी थे? तो याद रखेंगे वैष्णव धर्म के। ये सभी किस धर्म के? वैष्णव धर्म के याद रखना है। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे सभी, याद रखना है, पल्लव वंश के शासक अनुयायी थे। सभी पॉइंटों को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपके जो आपके इसमें कांचीपुरम, कांची में जो आपकी राजधानी है पल्लव वंश की, कांची में एक कैलाश मंदिर है। कांची के अंदर आपका एक कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर का निर्माण बताइए, कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? याद रखेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। याद रखेंगे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट नहीं करना है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। याद रखना है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा आपकी कौन सा है? कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर आपका इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इन सभी पॉइंटों को आप नोट डाउन कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? बताइए, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का क्या जाएगा, राइट आंसर होगा गुप्त काल में सर्वप्रथम मंदिर बनाने की कला का विकास आप माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, गुप्त काल को ही गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को ही क्या कहते हैं? यानी कि याद रखना है, देखिए, गुप्त काल के बारे में हम बात करें तो गुप्त काल को ही स्वर्ण काल याद रखना है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी गुप्त काल को कहा जाता है, याद रखना है, याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है जो आपके इंपोर्टेंट याद रखना है, गुप्त वंश के संस्थापक। आपको बताना है गुप्त वंश के संस्थापक, हम गुप्त वंश की बात करें, याद रखना है, इसके संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक बता दीजिए। संस्थापक बताइए, आंसर करिए। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त, याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिए।
बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाएगा? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं हम? समुद्रगुप्त को याद रखना है। ये भी याद रखना, गुप्त वंश से संबंधित समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को याद रखना है। देखिए, समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को याद रखना है, इनकी एक उपाधि है जिसका आपको नाम याद रखना है। समुद्रगुप्त को इसकी उपाधि याद रखना, कविराज की। समुद्रगुप्त को कविराज जो है आपकी क्या है, ये एक कविराज के उपनाम से जाना जाता है, उपाधि नहीं है, उपनाम से जाना जाता है। याद रखना है, आपका इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, आपके एग्जाम पूछा जाता है। अब देखिए, आपको याद रखना है इसमें एक पॉइंट और है, गुप्त वंश का अंतिम शासक बता दीजिए। गुप्त वंश का अंतिम शासक बताइए, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? अंतिम शासक बता दीजिए। तो अंतिम शासक कौन है गुप्त वंश की? याद रखना है विष्णुगुप्त। आंसर होगा आपका विष्णुगुप्त, याद रखने सभी। गुप्त वंश का अंतिम शासक है विष्णुगुप्त, संस्थापक हैं श्रीगुप्त, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है गुप्त काल को। सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है। अब इसी में आपके चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें, देखिए याद रखना चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम भी गुप्त वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त फर्स्ट याद रखें। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो आपकी उपाधि धारण की थी उस उपाधि का नाम क्या बताइए? चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम क्या है? महाराजाधिराज। महाराजा धीराज की उपाधि इनकी उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताइए, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था, बताएं किसके द्वारा? यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पराजित किया गया था। यूनानी शासक हैं मिनांडर को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पराजित किया गया था, याद रखें। अब देखिए, पुष्यमित्र शुंग के बारे में बात करें तो इनके देखिए याद रखें शुंग वंश की। अब आप बता दें शुंग वंश का शुंग वंश की राजधानी बताइए। शुंग वंश की राजधानी क्या है? शुंग वंश की राजधानी कौन सी है? विदिशा, याद रखना है। ये पूछी गई एग्जाम में, याद रखना है शुंग वंश की राजधानी कौन सी है? विदिशा, याद रखना है। बताइए, अब आप बताएं पुष्यमित्र शुंग ने जो है आपका भरहूत स्तूप है, भरहूत स्तूप का याद रखना है। भरहूत स्तूप का क्या कहते हैं? निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था, याद रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। शुंग वंश के अंतिम शासक बताइए, शुंग वंश के अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक का नाम बता दीजिए, क्या आंसर होगा? कहते हैं देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन है? देवभूति, याद रखेंगे। बताइए, पतंजलि के बारे में आपने नाम सुना होगा। पतंजलि, पतंजलि जो है आपके पुष्यमित्र शुंग के सभा में रहा करते थे, याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग के सभा में रहा करते थे पतंजलि, याद रखेंगे। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आंसर करिएगा, क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर राजगद्दी पर कब बैठा था? आंसर करिएगा। बताइए, तो आंसर हो जाएगा इसका उस क्वेश्चन का, याद रखेंगे 322 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, कब? 322 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा था, याद रखना है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था बताएं? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म बता दीजिए, जन्म कब हुआ था बताइए? इनका जन्म हुआ था 345 ईस्वी में, याद रखना। जन्म आपसे पूछा जाता है 345 ईस्वी ईसा पूर्व में, याद रखना इनका जन्म है। ये मौर्य वंश के संस्थापक, यानी कि याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य आपके याद रखना है मौर्य वंश के संस्थापक हैं। संस्थापक इसके याद रखेंगे मौर्य वंश के।
मौर्य वंश के संस्थापक आपके हो जाएंगे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना है सही आंसर होगा। बताइए इसका प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। प्रधानमंत्री की आपसे पूछी जाए तो प्रधानमंत्री कौन है? याद रखिए चाणक्य इनके प्रधानमंत्री रहे हैं, याद रखिए चाणक्य प्रधानमंत्री आपको याद रखना है। देखिए चंद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक बताइए, जो आपके चाणक्य हैं इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी बताएं? चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो याद रखिए इनके द्वारा लिखी गई है अर्थशास्त्र। आपने काफी बार एग्जाम पूछी गई है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए चाणक्य आपके हो जाएंगे अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, याद रखना है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने ही 305 ईस्वी में 305 ईस्वी में किसे हराया था? सेल्यूकस निकेटर को, याद रखना है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को क्या था? पराजित किया था। कब? 305 ईस्वी में, याद रखना है 305 ईसा पूर्व के अंदर, याद रखना है। अब देखिए आपसे पूछ लिया जाए चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो याद रखना जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन सा हो जाएगा आपका? जैन धर्म के अनुयायी थे, याद रखना ये चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिए जैन धर्म के अनुयायी थे। तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, किससे बताएं? भद्रबाहु से, याद रखना है जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने? याद रखेंगे इनके द्वारा भद्रबाहु से, भद्रबाहु इनसे क्या कहते हैं? जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इनके बारे में सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। बताइए किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? बताइए किस वेद में परीक्षित को कुरुओं को राजा कहा गया है? याद रखना इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद को। याद रखना अथर्ववेद को, इनकी अथर्ववेद जो है आपके इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया, याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपका सबसे अंतिम में रचित वेद के रूप में जाना जाता है, कौन सा? अथर्ववेद। सबसे अंतिम में, सबसे अंतिम में रचित वेद है, याद रखना है रचित वेद के रूप में इसे जाना जाता है, याद रखिए कौन सा? अथर्ववेद आपका सही आंसर है क्वेश्चन का, याद रखना है। आगे चलें अगला क्वेश्चन। बताइए मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? बताइए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का किसे काजी नियुक्त किया था? आंसर करिएगा। याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो आपका इब्न बतूता है इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब आपको इब्न बतूता के बारे में पता होने चाहिए। ये इन्होंने इब्न बतूता के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी पुस्तक है? याद रखिए रेहला, रेहला नामक पुस्तक को इन्हें लिखा गया था, याद रखना है इब्न बतूता के द्वारा पुस्तक लिखी थी। याद रखिए इब्न बतूता के द्वारा रेहला नामक पुस्तक को लिखा गया था, याद रखना है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था इब्न बतूता, याद रखना है। ये आपके कहाँ के निवासी थे? ये निवासी था, निवासी कहाँ का था? और इब्न बतूता बताइए मोरक्को का आपका हो जाएगा। ये आपके इब्न बतूता निवासी थे मोरक्को के। ऑप्शन नंबर आपके बी क्वेश्चन आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखें। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7, आंसर करिए। दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है बताएं? इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? याद रखिए आंसर देखिए दीवान खैरात किससे संबंधित है? ये आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक, याद रखिए फिरोज शाह दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक से संबंधित, याद रखिए ये आपको याद रखना है। दीवान अर्ज बलवन, दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना है। दीवान मुस्तखराज, ये दीवान मुस्तखराज है जो आपकी किससे
रोज साथ तोलक से संबंधित नहीं है, याद रखना है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का क्या जगह सही आंसर होगा। लेकिन ये किससे संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के संबंधित याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी याद रखिए, इनसे संबंधित है ये। अलाउद्दीन खिलजी जो शासक है इनसे संबंधित है। दीवान ए मुख्तराज विभाग याद रखना है, ये विभाग के नाम है, सभी याद रखेंगे। इस दीवान ए मुख्तराज का मतलब क्या है, इसका संबंध किससे है, वित्त विभाग से। ये किससे संबंधित है, वित्त विभाग से, याद रखना है, सभी को याद रखें। दीवान ए खैरात की बात करें, ये किस विभाग से संबंधित है, तो याद रखें दान विभाग, ये आपके दान विभाग से संबंधित है। दीवान ए खैरात याद रखना है। दीवान ए अर्ज की बात करें तो ये आपका कौन सा है, सैन्य, सैन्य विभाग याद रखना है, ये सैन्य विभाग से। दीवान ए कोही आपसे पूछा जाए, दीवान ए कोही तो कृषि, दीवान ए कोही कृषि विभाग से संबंधित है, सभी को याद रखना है। एक और आप याद रखने ना, दीवान ए इस्तेहाक, एक और है आपका दीवान ए इस्तेहाक, ये याद रखना है। ये किससे संबंधित हो जाएगा, पेंशन विभाग से, याद रखना है, पेंशन विभाग से संबंधित है दीवान ए इस्तेहाक, याद रखना है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अकबर ने किस वर्ष से स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था, बताइए। अकबर ने किस वर्ष में स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था, आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, आंसर करिएगा। तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा 1562 में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 1562 में अकबर ने आपके स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था, याद रखने आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दास प्रथा का अंत भी आपके याद रखना है। अकबर के बारे में जो बातें हैं, अकबर के बारे में बात करें तो इन्होंने दास प्रथा का, जो दास प्रथा है याद रखिए 1562 ईस्वी में ही, 1562 ईस्वी में ही दास प्रथा का अंत किया था इन्होंने। दास प्रथा, प्रथा का अंत भी 1562 ईस्वी में ही किया था, अकबर के द्वारा यह किया गया था, याद रखें। अकबर ने ही पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, 1556 ईस्वी में, याद रखना डेट आपकी, जो 1556 ईस्वी है इसमें इन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई, याद रखें सभी को याद रखना। आपका जो है इसके बाद में आपकी बात करें 1576 ईस्वी, डेट आपको पता हो 1576 ईस्वी में क्या हुआ था, बताएं अकबर के, इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। 1576 ईस्वी में क्या हुआ था, हल्दी घाटी का, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, याद रखें। आगे आपको याद रखना है, बात करें 1574-75 की, सभी डेटों को याद रखना। 1574-75 ईस्वी के अंदर बिहार प्रांत को जीता था अकबर के द्वारा, जीता गया था बिहार प्रांत पर विजय। कब जीता था, 1574-75 ईस्वी के अंदर बिहार प्रांत पर विजय प्राप्त की थी अकबर ने, याद रखें। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। 1562 में दास प्रथा का अंत अकबर के द्वारा किया गया था, याद रखें। अब आपके अकबर का एक और है इंपॉर्टेंट बात है, जो तानसेन, तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे, याद रखें। प्रसिद्ध क्या थे तानसेन, क्या थे तानसेन जो हैं ये अकबर के दरबारी थे। इसमें ये प्रसिद्ध क्या है, संगीतकार, अकबर के दरबार में ही रहा करते थे, प्रसिद्ध संगीतकार, याद रखें। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, आंसर करिएगा, बताइए। क्वेश्चन है, किसने किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल को कहा जाता है, बंगाल को, बताइए। आंसर करिएगा, क्या आंसर क्वेश्चन का।
तो याद रखेंगे सही आंसर क्या होगा इसका, अली वर्दी खां। अली वर्दी खां ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अली वर्दी के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए अली वर्दी खां है जो आपकी 1740 ईस्वी में, 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां बंगाल का शासक बना था। बंगाल का शासक याद रखें, बंगाल का शासक कब बना था अली वर्दी खां, 1740 ईस्वी के अंदर, यह आप याद रखें बंगाल का शासक बना था। याद रखें अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी बताइए, इसका उत्तराधिकारी कौन बना था, बताइए उत्तराधिकारी कौन बना था। याद रखेंगे इसका उत्तराधिकारी था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इसके उत्तराधिकारी थे। याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर होगा, आप याद रखें। देखिए तो सिराजुद्दौला की बात करें तो इनके शासनकाल में ही ब्लैक होल की घटना, आपने सुना होगा ब्लैक होल की घटना किसके शासनकाल में घटी थी, तो याद रखना है सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही ब्लैक होल की घटना घटी थी। याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेना, ब्लैक होल की घटना किसके शासनकाल में होती है, सिराजुद्दौला के शासनकाल में होती है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 आंसर करिए। देखिए आपका प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था, बताइए। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में स्थानांतरित किया था, आंसर करिएगा। याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, इनके शासनकाल में राज के कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल आपसे पूछ ली जाए तो इनका कार्यकाल कितना, कार्यकाल इनसे पूछ, इनका है कार्यकाल कब तक रहा है इनका, याद रखेंगे 1774 से 85 ईस्वी में, 1774 से 85 ईस्वी के बीच में इनका कार्यकाल याद रखेंगे। अब वारेन हेस्टिंग के बारे में याद रखना, इन्होंने 1781 में कलकत्ता के अंदर प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। 1781 में कलकत्ता के अंदर याद रखना प्रथम मदरसा की स्थापना की। प्रथम मदरसा की स्थापना की थी, याद रखना है। आगे बात करें इसमें आपके 1775 से लेकर 82, 1775-82 के बीच, 1775-82 ईस्वी की बात है। आपकी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इनके ही शासनकाल में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की जो घटना हुई थी इनके समय में हुई था, वारेन हेस्टिंग के समय में, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट याद रखेंगे 1784 में, 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में बताइए क्या घटना घटी थी इनके शासनकाल में। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इनके शासनकाल में हुई थी, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना याद रखना है कब हुई थी, 1784 ईस्वी में, याद रखना है 1784 ईस्वी आपको याद रखिए इसको इनके शासनकाल में। आगे बात करें, आपको याद रखना है आपको आया था जो पिट्स इंडिया एक्ट, ये कब आया था, 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट जो आपकी 1784 ईस्वी में, याद रखना है। आपका पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय में पारित हुआ था, याद रखना है। ये सभी बातें वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी, सभी को याद रखना है। सभी पॉइंटों को आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिए सभी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके लिए 10 क्वेश्चन, आप किस प्रकार से आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। आपकी लाइव क्लास आज नहीं हो पाई है, याद रखना इवनिंग वाली।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।